नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको बताते चले कि मतगणना लगातार जारी है। सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती लगातार जारी है। रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलता नजर आ रहा। मतगणना स्थल पर सुरक्षा का पहरा। मतगणना लगातार जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की, सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती लगातार जारी है। रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलते हुआ नजर आ रहा। मतगणना स्थल पर सुरक्षा का पहरा कर दिया गया है। मतगणना स्थल के पास धारा 144 भी लागू है। सुरक्षा के बीच लगातार वोटों की गिनती जारी है। सुरक्षा के बीच में लगातार वोटों की गिनती जारी है। आपको बताते चले कि एनडीए को रुझानों में बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा। मतगणना स्थल पर सुरक्षा का भी पहरा है। मतगणना स्थल के पास धारा 144 लागू है। लगातार वोटों की गिनती चल रही है। रुझानों की अगर बात की जाए तो एनडीए के पक्ष में बहुमत का आंकड़ा जाता हुआ नजर आ रहा। मतगणना स्थल के पास में धारा 144 लागू है। लगातार सुरक्षा के बीच मतगणना लगातार जारी है। आपको बताते चले कि रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा। एनडीए 293, इंडिया 232 और अदर्स 18 है। तो वाराणसी में यूपी से आपको बताते चले कि यूपी की अगर बात की जाए तो नरेंद्र मोदी बीजेपी से जीत गए हैं। दरअसल वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत हुई। अगर बात की जाए गांधीनगर की, तो गांधीनगर में अमित शाह बीजेपी से जीते हैं। भारी बहुमत से गांधीनगर से अमित शाह ने जीत दर्ज की है। रायबरेली से अगर बात की जाए तो राहुल गांधी ने कांग्रेस से जीत दर्ज की है। आपको बताते चले कि भारी आंकड़ों के साथ में रायबरेली से जीते हैं। अगर बात की जाए हरियाणा की, तो हरियाणा से करनाल की अगर बात की जाए तो मनोहर लाल ने जीत दर्ज की है। हरियाणा से सिरसा की अगर बात की जाए तो कुमारी शैलजा ने कांग्रेस से जीत दर्ज की है। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी रही है सिरसा, और जिसके बाद में सिरसा से उन्होंने जीत भी दर्ज की है। आपको बताते चलें कि सिरसा से कुमारी शैलजा ने जीत दर्ज की है। तो वहीं अगर बात की जाए गांधीनगर से, तो गांधीनगर से अमित शाह ने जीत दर्ज की है। और सिरसा की अगर बात की जाए तो कुमारी शैलजा ने जीत दर्ज की है। हरियाणा में लोकसभा चुनावों के लिए सीटों की मतगणना लगातार जारी है। करनाल सीट से बीजेपी उम्मीदवार पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जीत दर्ज की है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। आपको बताते चलें कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। रात 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। जनता और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देंगे और साथ ही लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर भी बोल सकते हैं। आपको बताते चले कि बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीसी करेंगे और रात 8 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी करेंगे। जनता और कार्यकर्ताओं को बधाई भी देंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर ये बधाई देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। रात 8 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और जनता और कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई देते हुए भी नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर भी बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रात 8 बजे आपको बताते चले कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही जा रही है। तो मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको भी सुनाते हैं। आपका रिजल्ट आया है? मैंने बताया ना कि विधानसभा हम चुनाव जीते हैं, जो बाई इलेक्शन और अनुमान पुख्ता होना बाकी है। तो ऐसे सब सीटें आने के बाद अब अनुमान यानी हमारा हो। कारण क्या समझ रहे हैं जी? क्लेम सब अपनी अपनी पार्टियां सब करती हैं और उसमें जो सीटें गई भी हैं, 2 सीटें तो बड़े मार्जिन से गई हैं, उसको मैं स्वीकार करता हूँ, वो हार है। बाकी सीटें बहुत थोड़े थोड़े मार्जिन पर गई हैं। तो इन सब का हम एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे और
लोकतंत्र, उस लोकतंत्र का पर्व ये संपन्न हुआ और आज 4 जून को देश भर में इसके परिणाम वो निकाले जा रहे हैं। काफी परिणाम एक प्रकार से अब संपन्न हो गए हैं। जो अनुमान थे सुबह वो भी फाइनलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। कहीं कहीं कुछ राउंड बाकी हैं और मुझे लगता है कि आज सायंकाल तक पूरी पिक्चर स्पष्ट हो जाएगी। अगर मैं हरियाणा की बात, इनका तो मैं कह सकता हूं कि प्राय क्लियर है। एक सीट अभी बहुत थोड़े मार्जिन में फाइनली जीत ली हैं। 4 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। 1 सीट सोनीपत की, जैसा ही उसके अनुमान और पुख्ता हो जाएंगे उसकी जानकारी मिलेगी। मैं इस अवसर पर इतना ही कह सकता हूं कि भले क्लेम सबका अपना अपना होता है, हम भी अपना क्लेम कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी अपना क्लेम कर रही थी, लेकिन अंततः जब परिणाम सामने होता है तो वो जनता का दिया हुआ वर्डिक्ट होता है। मैं उस जनता के दिए वर्डिक्ट को स्वीकार करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सब लोगों का, नागरिकों का, जिन्होंने इस चुनाव को बहुत ही पीसफुल तरीके से संपन्न कराया। और जो मशीन, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ओपी शर्मा जुड़ चुके हैं। ओपी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार हरियाणा में वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है और यहां पर मतगणना लगातार हो रही है, उसी को लेकर अभी 5 सीटें की जो स्थिति है वो अभी तक साफ नहीं हुई है, क्या कुछ ज्यादा अपडेट है आपके पास? देखिए अंकिता, अगर मैं हरियाणा के लोकसभा चुनाव तब से जो सिरसा लोकसभा की सीट है उससे कुमारी शैलजा जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी वो जीत गई है। वो तीसरी बार और जो है वो सिरसा लोकसभा से प्रत्याशी थी। वो साल 1996 और 1998 में भी जो है सिरसा लोकसभा से प्रत्याशी बने थे। उनके पिता भी जो है सिरसा लोकसभा सीट से 4 बार सांसद और केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के ही रह चुके हैं। और कुमारी शैलजा इस जीत के साथ ही हरियाणा की ऐसी पहली महिला सांसद बन गई है जो 5वीं बार जो है सांसद में पहुंची हैं। तो अब अगर बाकी लोकसभा चुनाव की बात करें तो सभी सीटों के ऊपर अभी जो है वोटिंग चल रही है। कहीं चुनाव आयोग की वेबसाइट के अधिकृत दावों के अनुसार अभी जो उनको जो है विजेता घोषित नहीं किया गया। अंबाला से बात करें तो जो कांग्रेस के वरुण मुलाना है वो करीबन 45,060 वोटों से आगे चल रहे हैं। भिवानी में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मवीर सिंह है वो 40,809 वोटों से आगे चल रहे हैं। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर जो 1 लाख करीबन 70,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। गुरुग्राम से राविंदरजीत सिंह 73,463 वोटों से आगे चल रहे हैं। हिसार से कांग्रेस के जो जयप्रकाश प्रत्याशी वो करीबन 63,481 वोटों से जो आगे जो है वो चल रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम कुरुक्षेत्र से बात करें तो जो बीजेपी के प्रत्याशी नवीन जिंदल है वो 30,086 वोटों से आगे चल रहे हैं। रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा लगभग करीबन जीत ही चुके हैं, लेकिन अभी उनकी जीत का जो है वो घोषणा नहीं की है। लेकिन उनकी जो बढ़त है वो 3,42,834 जो है करीबन 7 बजे तक हो चुकी थी। और कांग्रेस के सोनीपत से जो प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी है जहां पर 21,816 वोटों की उनको जो बढ़त की गई। तो कह सकते हैं कि एक तरह से हरियाणा के अंदर कांग्रेस और बीजेपी जो है कहीं ना कहीं 5-5 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। और साल 1999 के बाद कांग्रेस का हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो 5 सीटें जीती। 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की लहर थी, कारगिल वार की वो थी, तो 1999 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें जीती थी और 5 सीटें उसकी गठबंधन की सहयोगी के नेशनल लोकदल ने जीती थी। इसके बाद अगर हम 2005 और 2009 की बात करें तो इनकी जो है वो 2005 के चुनाव में 1 सीट आई थी और 2009 के चुनाव में हरियाणा में बीजेपी का कोई खाता नहीं खुला था। 2014 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की 10 में से 7 सीट और 2019 में जो है सभी जो है 10 की 10 सीटें इन्होंने जीती थी। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं आंकड़ा जो है 5 का होता जा रहा है। तो अब भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं अलाइट करना पड़ेगा। शायद जो मुद्दे कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर उठाए या भारतीय जनता पार्टी ने उठाए वो कहीं ना कहीं जो है वो लोगों के बीच में जरूर पहुंचे हैं। और उसके चलते ही ये जो एक डिस्क्रिटली एक मैंडेट आया है, मतलब भारतीय जनता पार्टी की अगर व्यक्तिगत तौर पर बात करें तो 240 के आसपास सीटें उनको मिली है। पूर्ण बहुमत तो उनको भी नहीं मिला, जैसे पिछली बार 303 आए थे। तो कह सकते हैं कि
भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दे चुनाव में उठाए थे या कांग्रेस ने तो उठाए थे, सभी मुद्दे जो है वो धरातल तक पहुंचे और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो एक आंकलन करने में कहीं ना कहीं नाकाम होती दिखाई दी है। शायद अगर उन्होंने 400 पार का एक नारा दिया था तो लगता है कि उसमें वो शायद धरातल के ऊपर एक होमवर्क नहीं कर पाई और वो 400 पार नहीं कर पाई और कांग्रेस ने नतीजों का जो है वो एक तरह से स्वागत किया है और सरकार बनाने का इशारा तक जो है वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। वही चुनाव को कांग्रेस की तरफ से बताया गया कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो एक नीतियां थी, जेल भेजो, मुख्यमंत्रियों को अरेस्ट करो, ईडी की रेड डलवाओ या संविधान को कुचलने का काम, संविधान संसद के अंदर सदस्यों को बोलने नहीं देने का, तमाम तरह के आरोप जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा लगाए गए हैं। तो अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की जीत के ऊपर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय दिल्ली में पहुंचेंगे, राष्ट्रीय कार्यालय में पहुंचेंगे, तो वो किस तरीके से इन चुनाव को अपने सामने पेश करते हैं, ये देखने वाली बहुत बात होगी। जी अंकिता। जी ओपी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन अगर 2019 की बात की जाए तो यहाँ पर 10 की 10 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन अब अभी अगर देखा जाए तो कांग्रेस मजबूत दिख रही है। तो इस नजर से अभी तो बहुमत का जो आंकड़ा है वो भी पार करने वाली है। और साथ ही अगर बात की जाए अभी की, तो क्या वजह रही है हरियाणा में कि 10 की 10 सीटें बीजेपी के खाते में नहीं गई और दोनों में कांटे की जो टक्कर है वो देखने को मिल रही है? ओपी देखिए अंकिता, अब देखिए हार की 100 वजह होती है और जीतने की भी 100 वजह होती हैं। अब वजहों का एनालिसिस जो है वो दोनों पार्टियां करेगी कि हरियाणा में कांग्रेस भी करेगी कि हमें 5 क्यों मिली और बीजेपी भी करेगी कि हमें 5 क्यों मिली, लेकिन क्या नतीजे निकलते हैं, क्या फैक्ट फाइंडिंग्स होती है, बिक्री घात कितना जिम्मेवार था, ये बात की बात है। लेकिन अगर सरसरी तौर पर मैं मानूं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 2019 में उनके पास 10 की 10 सीटें उनके कब्जे में आई थी और इस साल इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 400 को कहीं ना कहीं लॉन्च किया था, तो उस लिहाजे से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा की हरियाणा में जो बीजेपी सरकार की कुछ नीतियां थी उनमें कुछ बड़ी कमियां कहीं ना कहीं जरूर रही हुई है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो एक प्रॉपर्टी आईडी बनाने का एक मुहिम जो सबसे पहले हरियाणा में शुरू की थी, आजकल इस मुहिम को पूरे देश में स्वामित्व योजना के नाम से चलाया जाता है, लेकिन सबसे पहले ये योजना जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे उन्होंने अब हरियाणा में इसको लाल डोरा स्कीम के तहत शुरू किया था। इसके तहत जो जमीन गांव की जो जमीन है या फिर बाकी अनरजिस्टर्ड कॉलोनियां हैं या एक ही घर में 2 से 3 लोग रहते हैं तो उनके बंटवारे को लेकर एक रजिस्ट्रियां करते प्रॉपर्टी आईडी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें बहुत सारी जो है वो कमियां मिली थी। जिस कंपनी को इसका ठेका दिया गया था उसके खिलाफ भी जो सरकार ने विपक्ष की मांग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की और लोग काफी परेशान हुए। मान लो अगर किसी के नाम पे प्रॉपर्टी है और वो किसी और के नाम पे सर्वेयर कंपनी ने जो है चढ़ा दी थी, उसके बाद उसका इंतकाल या उसकी डिटेल दूसरे को उसकी ओनरशिप जो बना दी, उसके बाद जब संबंधित आदमी म्युनिसिपल कमेटी कॉर्पोरेशन या काउंसिल में जाता था तो उसका उस समस्या का समाधान नहीं होता था, लेकिन अगर वो रिश्वत थोड़ी सी देता था तो उसकी समस्याओं का समाधान हो जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है प्रॉपर्टी आईडी स्कीम जो PID थी उसको लागू करने में नाकाम रही। दूसरा एक शायद बड़ा कार्य हो सकता है कि हरियाणा में मनोहर लाल सरकार जब थी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक परिवार पहचान पत्र PPP नाम की योजना बनाई थी जिसके तहत हरियाणा के सभी परिवारों की आईडियां बनाई गई। उस आईडी में जो सभी की इनकम्स वगैरह जो है वो जोड़ी गई और उसके बाद जो भी बेनिफिशियर थे उनको उसके से लाभ मिलता है, जिसके चलते बहुत सारे लोगों की पेंशन भी कट गई। तो हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अगर किसी भी परिवार की सालाना इनकम शायद 3 लाख से या 4 लाख से ज्यादा है तो उनके बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलती, जबकि इससे पहले जो है पूरे सभी तरीके से लोग जो है पेंशन का जो बुजुर्ग थे 60 साल के ऊपर के वो पेंशन ले रहे थे। तो ये भी एक शायद बड़ी कमी रही है और कई जगह इस प्रॉपर्टी आईडी
को बनवाते वक्त जो संबंधित ऑपरेटर्स थे, जो कंप्यूटर सेंटर्स के ऊपर थे या अटल सेवा केंद्र के ऊपर जो भी ऑपरेटर्स बैठे थे, उन्होंने भारी गलतियां की, 1 जीरो लगा दिए। कई जगह ऐसे भी वाकया सामने आए जब 3 साल की बच्ची की इनकम लाखों रुपए दिखा दी गई, और कई जगह मतलब इस तरीके की काफी जो है वो परिवार पहचान पत्र योजना में भी जो कहीं ना कहीं कमियां देखेगी। दूसरा ये एक अहम कारण और था कि अगर किसान आंदोलन को देखें, हालांकि शायद ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा है, लेकिन कुछ इम्पैक्ट जरूर हुआ। जिस तरीके से रोहतक, माफ कीजिएगा, जिस तरीके से अंबाला और सिरसा लोकसभा सीट के ऊपर जो है बीजेपी कांग्रेस को जीत मिली है, ये दोनों वो इलाके हैं जहां पर किसान आंदोलन हरियाणा के अंदर जो सबसे सक्रिय रहा था, और जींद और हिसार लोकसभा भी कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि किसान आंदोलन जी ओपी, जैसा कि अगर किसानों का देखा जाए तो हिसार और अंबाला में लगातार कांग्रेस जीती है, तो वोटिंग का असर भी ज्यादा पड़ा है क्योंकि किसान आंदोलनों का जो है काफी ज्यादा प्रभाव रहा है। बिल्कुल, मैं ये कह सकता हूं कि अंबाला, सिरसा और हिसार लोकसभा जो सीटें अगर कांग्रेस से छिटकी हैं, माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी से छिटकी हैं, तो इसमें किसान आंदोलन का एक बड़ा हाथ जरूर रहा है। और जब भारतीय जनता पार्टी और उसके पूरे सहयोगी जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी अपने अपने इन इलाकों में प्रचार करने के लिए जाते थे, तो उनसे उनका विरोध किया जाता, तो उनसे सवाल पूछे जाते थे कि आपने किसानों के रास्ते में कीले क्यों बनाए, तो इस तरह के सवाल पूछ सकते थे। तो कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन था, एक जो 3 कृषि कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लागू किए और जिस आपाधापी में तेजी से लागू किए, ऑर्डिनेंस के जरिए लागू किए, शायद एक वो भी एक बड़ा कारण रहा है, क्योंकि इन तीनों ही लोकसभा सीटों के अंदर जो किसान ज्यादा है, और ये तीनों ही जो जिले हैं ये पूरी तरीके से एक पंजाब बॉर्डर से कहीं ना कहीं लगते हैं, और यहाँ पर किसानों का थोड़ा सा ज्यादा प्रभाव भी रहा है। और इसी के चलते शायद ये 3 सीट अंबाला, हिसार और सिरसा, ये तीनों सीटें बीजेपी के हाथ से छिटकी है। शायद किसान आंदोलन को अगर ये दिल्ली जाने देते या किसानों को दिल्ली जाने देने लोग, तो शायद हिसार के ऊपर हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो नतीजे 5-5 दिखाई दे रहे वो शायद 6-4 दिख सकते थे। जी ओपी, अगर हम बात करें गुड़गांव की, तो यहाँ पर भी राज बब्बर जो है वो काफी ज्यादा टक्कर माना जा रहा था कि राव इंद्रजीत के बहुत ज्यादा टक्कर दे सकते हैं। देखिए अंकिता, अगर हम सबसे पहले तो एक बात बता देते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह है कौन। राव इंद्रजीत सिंह, अगर आपको ध्यान हो तो हमारे देश के एक महान क्रांतिकारी राव चुलाराम होते थे, और जिन्होंने 18 साल की क्रांति में हिस्सा लिया था, तो ये उनके वंशज हैं। और गुरुग्राम सीट के ऊपर जो ये रेवाड़ी के मुख्य तौर पर रहने वाले थे, और रेवाड़ी में जो इनका घर है वो रामपुरा हाउस है, और इस रामपुरा हाउस की रेवाड़ी और गुरुग्राम के इलाके में इतनी पैठ है कि लोग आज भी इनको जो है पूरे सम्मान के साथ देखते हैं। और जो यादव समाज है वो हरियाणा में कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह को जो है वो एक सम्मान की दृष्टि से देखता है। अगर मैं राव परिवार का थोड़ा अतीत में जाऊं तो राव इंद्रजीत सिंह के पिता राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के दूसरे या तीसरे मुख्यमंत्री भी बने थे। साथ में अगर राव इंद्रजीत सिंह के दादा की बात करें तो वो भी जॉइंट पंजाब में रेवाड़ी विधानसभा सीट से जो है वो प्रत्याशी बने थे। इसके अलावा राव इंद्रजीत सिंह की बुआ भी जो है वो रेवाड़ी से 3 या 4 बार विधायक रह चुकी हैं, और 2 बार तो वो निर्विरोध जो है जॉइंट पंजाब के दौरान जो वो चुनी गई थी। तो जो गुरुग्राम सीट है उसके ऊपर राव इंद्रजीत सिंह का एक बड़ा प्रभाव है। हालांकि कांग्रेस ने उसको तोड़ने की कोशिश की और एक फिल्मी चेहरे को, एक एक्टर राज बब्बर को लेकर आए, और उनको जो है वो कहीं ना कहीं शुरुआती करीबन 1.5 से 2 घंटे के रुझान में जो है राज बब्बर काफी आगे रहे। और शायद इसका एक ये कारण था कि गुरुग्राम सीट के तहत जो 3 विधानसभा सीटें आती हैं जो 9 जिले की हैं, और एक तरह से अल्पसंख्यक डोमिनेटेड वो सीटें कही जाती हैं, जिसमें 9 पुनाना और फिरोजपुर जिला। ये जो तीनों सीटें थी, ये तीनों सीटें एक तरह से यहाँ का जो मुस्लिम समुदाय का वोट था, उन्होंने एक तरफा जो वोट जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी राज बब्बर को किया था। और यही कारण था कि राज बब्बर शुरुआती 1 से 2 घंटे के बीच में रुझानों के दौरान जो राज बब्बर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राव इंद्रजीत से काफी आगे रहे थे। और अगर मैं गलत नहीं, जितना मुझे पता लगा है
की जो मेन सीट है उसके ऊपर राजबब्बर की करीबन 1.5 लाख की जो जीत भी जो है वो करीबन उनकी 1.5 लाख की जीत भी देखी जा रही है। लेकिन जैसे ही जो चुनाव का रुख गुरुग्राम सीट के ऊपर पटौदी और तिरथला या बाकी सीटों पर राव बाहुल्य सीटों पर हुआ तो वहां पर जो है पासा पलटता गया और करीबन 70,000 का अंतर अभी भी जो बना हुआ है। और अगर राव इंद्रजीत सिंह को इस चुनाव में जीत हासिल होती है तो वो हरियाणा के ऐसे पहले सांसद बनेंगे जो 6ठी बार हरियाणा का लोकसभा में प्रतिनिधित्व करेंगे। साल 2014 से चौधरी राव जो ये है इंद्रजीत सिंह, ये साल 2014 से लगातार 4 बार की विधायक बन चुके और 5वीं बार इस बार बनते और देखने वाली बात होगी। और 2014 से ये केंद्र की सरकार में जो है मंत्री, साल 1998 में इन्होंने सबसे पहले चुनाव जो है वो अपना पहला चुनाव गुरुग्राम सीट से लड़ा था। हालांकि 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी और कारगिल की लहर में 99 में जब चुनाव हुए तो राव वीरेंद्र सिंह जो भारतीय जनता पार्टी की सुधा यादव से हार गए थे। तो एक साथ कह सकते हैं कि 5 बार के सांसद हैं और 6ठी बार सांसद बनने की ये कगार पर पहुंच रहे हैं। और ओवरऑल राजबब्बर का हारने का कारण कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह की अपने समुदाय के बीच में एक बड़ी जो एक पैठ है उसको लेकर लोगों के बीच में जो एक सम्मान है। उनके जो रामपुरा हाउस जिसके अंदर कहते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी शक्लों में कांग्रेस पार्टी के लिए समर्थन मांग रहे, जो है आईटी इस तरह की कहावतें जो है वो रामपुरा हाउस को लेकर है। जी ओपी शर्मा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक नजर डालते हैं ग्राफिक्स की तरफ, आपको समझाते हैं कि आखिर कौन कौन हरियाणा में जीत दर्ज की है। आपको बताते चले कि एक नजर डालते हैं ग्राफिक्स की तरफ। अगर बात की जाए यूपी के वाराणसी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से एक बार जीत दर्ज की है। आपको बताते चलें कि नरेंद्र मोदी ने जीत दर्ज की है। अगर गुजरात के गांधीनगर की अगर बात की जाए तो अमित शाह ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की है। आपको बताते चले कि गांधीनगर से अमित शाह ने जीत दर्ज की है। अगर रायबरेली की बात की जाए तो वहां से कांग्रेस से प्रत्याशी राहुल गांधी ने जीत दर्ज की है, वो भी भारी बहुमत से उन्होंने जीत दर्ज की है। करनाल, हरियाणा के करनाल की अगर बात की जाए तो यहां पर भी मनोहर लाल ने बीजेपी से जीत दर्ज की है, वो भी भारी बहुमत के साथ। आपको बताते चले कि सिरसा की अगर बात की जाए तो कुमारी शैलजा ने कांग्रेस से जीत दर्ज की है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव की सीटों पर मतगणना लगातार जारी है और वहीं करनाल सीट से बीजेपी उम्मीदवार पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जीत दर्ज की, तो वहीं सिरसा की अगर बात की जाए तो कुमारी शैलजा ने कांग्रेस से जीत दर्ज की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।